मैं 2018 का DSSB का क्वेश्चन नंबर 50 तक करवा रखा था, यानी ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। यदि सुमंत जी आपको अगर फिर से करवाना है तो मैं, आप कहोगे तो मैं दोबारा से करवा दूंगा, है ना, इस क्वेश्चन को। तो मैंने 50 तक तो वैसे करवा रखा है। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो इसमें या तो मेरे से पूछ लेना, या तो आप दोबारा बोलेंगे तो मैं उससे करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं इससे आगे ले रहा हूँ अब 151 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण यंत्र के ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए, ऑप्शन एक कह रहा है कि मौखिक निर्देशन और सामूहिक शिक्षक पर। एक ऑप्शन आया था कि प्रायोगिक अध्ययन, जहां शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक निर्देश देता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दृश्य, समय सारणी और चार्ट और पंक्ति का कार्ड होना चाहिए। और डी कह रहा है उपरोक्त तो सभी होना चाहिए। ये प्रश्न आया हुआ था, एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और बताइए मुझे ज़रा इसका क्या जवाब होना चाहिए 151 का। अच्छा प्रश्न भी है ये 151 का, है ना। कि यहाँ प्रश्न है संप्रेषण यंत्र को लेकर। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। संप्रेषण यंत्र का मतलब होता है कम्युनिकेशन एड के बारे में बात हो रही है। तो कम्युनिकेशन एड में ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं उनकी शक्तियों पर, कौन चीज़ों पर जो होगा आधारित होगा कम्युनिकेशन में। तो मौखिक और सामूहिक शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका। देखो, मैंने आपसे बोला है कि अप्लाइड प्रश्नों में जहाँ पर प्रयोगात्मक चीज़ें मिले या अनुभव वाली चीज़ें मिले वो तो सही हो जाती है, बट ऑप्शन को ध्यान से जरा एक बार पढ़िए। कह रहा है कि प्रायोगिक अध्ययन जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक निर्देश देता है, तो यह उतना बेटर नहीं माना जाएगा, है ना। यह आपका प्रायोगिक में, जैसे यहाँ पे बोला कि मौखिक निर्देश देने की बात किया, इंस्ट्रक्शंस की बात किया, एक प्रकार से ओरली। ठीक है, तो यह शिक्षक विद्यार्थी को कर रहा है ऐसे में, और ये प्रयोग में कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग से क्वेश्चन ही नहीं, प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न तो बनाए गए हैं ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए, और वो भी कम्युनिकेशन एड से लेकर बनाए गए हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट अगर होता या शोध होता तो ये बेटर माना जाता है, शोध वगैरह में। तो रिसर्च में ये चीज़ें कही जाती है कि प्रयोगात्मक के दौरान पर आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, वो बेटर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बचा कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन एड है वो दृश्य सामग्री सारणी, चार्ट और पंक्ति के जो कार्ड होंगे, ये सही हो जाएगा आपका संप्रेषण यंत्र। और ये होगा ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ इतनी बात ध्यान रखिए कि ऑटिज्म वाले अधिकांश बच्चों को, यानी मैक्सिमम 90% वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अगर मैं बात कहूँ दृश्य समय सारणी, जो विजुअल टाइम टेबल होता है। विजुअल टाइम टेबल का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपने पहला पीरियड जैसे ले लिया 10 से लेकर 11 तक, तो इस समय सारणी में आप यहाँ पर एक चित्र बना दीजिए, और वह चित्र होगा बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे होंगे। ठीक है, या तो यहाँ आप चित्र बना दीजिए बच्चों का हाथ जोड़कर प्रेयर करना। ठीक है, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, इस तरीके से 2 लाइन बना दीजिए, एक आध 2 बच्चे बना दीजिए, इस तरीके का ये विजुअल चार्ट है। तो और नीचे आप दूसरा बना दीजिए 11 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये विजुअल टाइम टेबल है। तो विजुअल टाइम टेबल, उसके बाद आप बच्चों को बना दीजिए यहाँ नीचे जो है बच्चा क्या कर रहा है, ओकेशनल कैरी बैग, यानी बैग वगैरह बना रहा हो, ऐसा चीज़ यहाँ पर चित्र दर्शा दीजिए। तो वे विजुअल टाइम टेबल इसको बोला जाता है। और ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन एड में ऑटिज्म बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है ये। तो ये देख के समझ जाते हैं कि अब ये जो टाइम चलने वाला है 11 से लेकर 12 के बीच में, अब हमारा जो है ओकेशनल की एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, तो बच्चे ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो होगा सी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये दृश्य समय सारणी होता है, और कुछ विद्यालयों में इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली बहुत कम विद्यालय, जैसे मैं कहूँ तो 2% ऐसे दिल्ली में इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, 2%। ठीक, आप समझ सकते हो, बाकी चीज़ें नहीं हो रही। तो विजुअल टाइम टेबल कोई बनाता ही नहीं, टाइम टेबल बना देता भाई 9 से लेकर 10 के बीच में प्रेयर ऐसे लिख देगा। ठीक है, फिर आगे ऐसी चीज़ें करके बस चिपका देगा दीवार पे, है ना, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे पर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। एक और प्रश्न देखिए, बधिर अंधता। बधिर अंधता के यहाँ पे 4 ऑप्शन में बता रहा हूँ। जो बधिर अंधता होता है उसका समायोजन किससे होगा? दृश्य शारीरिक दुर्बलता से होगा, कि श्रव्य संप्रेषण से होगा, कि दृश्य एवं भाषा विकार से होगा, कि दृश्यता एवं सभ्यता से होगा? डी कह रहे हैं आप। ओके ओके ओके, देखिए ये इस प्रश्न का आपने, जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रकार का हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चे हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है?
यही कहने का तात्पर्य हुआ सब। ओके सॉरी, हाँ ये, हाँ ये डेफ ब्लाइंड है, हाँ ये डेफ ब्लाइंड है। तो यह एक प्रकार का जो है किसमें समायोजित हो रहे हैं, बधिर अंधता में, डेफ ब्लाइंड में। तो आप सीधा सीधा बताइए, यहाँ पर देखिए कहीं आप इस प्रश्न को ही आधार पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किससे आ गया भाई, रिलेट कर लेगा आपका श्रव्य से, और ये जो आप देख रहे हैं अंधता रिलेट कर जाएगा दृश्यता से, और ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न सरल था ये, है ना, इजी था ये प्रश्न, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न में ही उत्तर लिखा हुआ था। और एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर, बधिर अंधे व्यक्तियों के लिए संप्रेषण प्रणाली कौन सी होती है। देखो बधिरता से क्वेश्चन, देखो एक तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है और एक होता है डेफ एंड ब्लाइंड, है ना, दो टाइप के। यहाँ पर स्पीच को जहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीच को लेकर, है ना। और जब स्पीच की रिप्रेजेंट होगी तो वह एक प्रकार का किसको रिप्रेजेंट कर देगा भाई, आप बताइए जरा, वो रिप्रेजेंट कर देगा आपका हियरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को। ओके अच्छा, तो देखो जो यहाँ पर बधिर अंधे व्यक्ति हैं, यानी डफ एंड ब्लाइंड, है ना, उसी से प्रश्न बनाया गया है, डफ एंड ब्लाइंड से फिर दोबारा, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को संप्रेषण की जो प्रणाली होती है, कम्युनिकेशन की जो प्रणाली होती है, सिस्टम होता है कम्युनिकेशन करने का, तो एक तो देखिए स्पर्श पंक्ति के माध्यम से भी कर सकते हैं, वस्तु को संकेत के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उंगली का वर्तन करना, ठीक है, तो इसका भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण की तकनीकी जो है डेफ एंड ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए, ये जो प्रणाली होती है सभी की सभी इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसे में सारी के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्पर्श भी, उंगली भी और वस्तु भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, 2011 में बात की गई थी, 2011 में जनगणना के अनुसार बताया गया था कि भारत की जो 2.21% जनसंख्या है वो दिव्यांग है, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि 2011 में बताइए कितनी जनसंख्या दिव्यांग बच्चों के लेकर थी, तो ये भी आपको परसेंटेज याद रखना है आप लोग, ठीक है। तो इसमें कितने व्यक्ति गति संबंधित, गति का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, लोकोमोटर से, हाँ वेरी गुड, हाँ, तो वह एक प्रकार से कितने संबंधित जो है व्यक्ति वहाँ पे देखने को मिला था, कितने % डिसेबिलिटी देखने को मिली थी हम लोगों को, है ना, बताइए। 20.3%, वेरी गुड, 20.3% जो थी, ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जवाब इसका आया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाउन सिंड्रोम मैंने पढ़ा चुका हूँ, इसका लक्षण देखिए, प्रश्न आप लोगों का आ गया सामने कि डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या होने चाहिए, है ना, डाउन सिंड्रोम के लक्षण। ओके, इस पे अगर मैं बात करूँ डाउन सिंड्रोम के लक्षण के लेकर, तो देखिए ये प्रश्न इजी है, आसान भी है, आप लोग इसे कर भी सकते हैं, है ना, सभी के सभी लोग। और यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो देखिए छोटी और चौड़ी गर्दन होता है, ये भी सत्य है, छोटे आकार का कान भी होता है, जीभ का प्रबलन भी होता है, और उपरोक्त तो सभी, यहाँ पे सभी लग रहा है, और ये ऑप्शन नंबर डी ही सही माना जाएगा, ये डाउन सिंड्रोम का लक्षण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, खोपड़ी और सेरिब्रल अर्धगोले छोटे डैश हैं, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर हाइड्रोसिफेली माइक्रोसिफेली के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अब पढ़ा क्या, मैंने उसके लिए PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड भी किया है। हाँ वेरी गुड, अगर छोटा है तो वह आपका छोटा है तो माइक्रो हो जाएगा, वो बड़ा है तो हाइड्रोसिफेली हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक सेरेब्रल द्रव्य होता है, वही भरा होता है इसमें, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी इज़ द राइट आंसर होगा इसका सही जवाब। IEP के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, और ये एक नितांत डैश पर आधारित होता है, किस पे, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर होगा, कि पूर्व के में मौजूद कार्यक्रम पर, कि जिले में उपबंध सेवाएं की सामान्य शिक्षक की अनुशंसा पर। ये व्यक्तिगत जो आप शिक्षा कार्यक्रम देखते हैं, ये किस पर आधारित होता है, प्रश्न अच्छा है, विद्यार्थी की आवश्यकता, बस वेरी गुड, हाँ यही तो सही माना है, हाँ भाई, हाँ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही माना। ये 2018 का प्रश्न पूछा गया था DSSB में,
है ना, 2018 का DSSB का एग्ज़ाम का पेपर है। तो इसी तरीके से समझ के लगाइए, ठीक है, आप करेंगे सही। देखिए यहाँ पर एक जवाब मैं बताऊँ आपको, स्मृति की प्रक्रिया होती है, मेमोरी, यानी स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, है ना। तो अगर स्मृति की मेमोरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप देखिए क्या कूटबद्ध करना या ध्यान देना या पुनः प्राप्त करना भंडारण व स्मृति कहलाती है? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। कि कोई कूटबद्ध कर लिया जाए या ध्यान दिया जाए या पुनः, ये देखो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ना। तो कूटबद्ध करना, ध्यान देना, पुनः प्राप्त करना, भंडारण, ये है स्मृति का पार्ट, नहीं कहलाएगा। और ध्यान देना, भंडारण और कूटबद्ध करना, ये भी आपका एक प्रकार से नहीं कहलाएगा, इसे भी आपको ध्यान रखना, ठीक, स्मृति की प्रक्रिया में, ठीक, ये भी नहीं कहलाएगा। और स्मृति की प्रक्रिया फिर क्या कहलाएगी, आगे हम देखते हैं और भी ऑप्शन को। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि ध्यान देना, कूटबद्ध करना और भंडारण और पुनः प्राप्त करना। तो यह एक प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, पुनः प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है, पहले ध्यान दिया जाता है, फिर कूटबद्ध करता है, कोडिंग करता है, फिर उसके बाद उसका भंडारण होता है यानी स्टोर, फिर उसके बाद पुनः प्राप्त कर लेता है, ऐसी प्रतिक्रिया को बोला जाता है स्मृति। तो यह प्रक्रिया है स्मृति की, और ऑप्शन आपका यही जो सही हो जाएगा, स्मृति की प्रक्रिया, ठीक है। ध्यान देना, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना और कूटबद्ध बाद में करना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मैंने साइकोलॉजी में ये भी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, पर्सनालिटी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। पर्सनालिटी, पर्सोना की उपज से इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है बताइए जरा, पर्सनालिटी की। पर्सोना का अर्थ ही होता, हाँ, मुखौटा, ये मुखौटा होता है, इसलिए आपका थिएटर का मुखौटा ही कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दृश्यता अभिज्ञानता डैश द्वारा होती है, दृश्यता अभिज्ञानता डैश द्वारा होती है। तो यहाँ पर आप बताइए जरा, सम्मुख परिलिका होगी कि पार्श्विक परिलिका होगी कि पश्च परिलिका होगी, अस्थायी परिलिका होगी। यहाँ पर देखिए एक प्रकार से दृश्यता अनभिज्ञता के बारे में बात हो रही है ना, विजन के बारे में बात हो रही है। तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है, आप दृश्यता में आपने एक इमेज के बारे में मैंने बताया था, इमेज सबसे क्लियर अगर कोई बनता है तो पश्च पर बनता है, और पश्च पार्ट जो था आपका रेटिना था, आप भले अच्छे तरीके से जानते हैं, रेटिना पर इमेज जो है रेटिना पर ही बन रही थी, है ना। तो ये पश्च परिलिका होगी, हाँ। तो यहाँ पर जो दृश्यता अनभिज्ञता के द्वारा जो चीज़ें होती हैं वह पश्च परिलिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका। एमएमआर का टीका, एमएमआर का टीका कितने वर्ष के बीच में दिया जाता है भाई, तो 15 से लेकर 18 माह के बीच में दिया जाता है एमएमआर का टीका। तो ये ध्यान रखिएगा, मिसल्स है ये, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये हो सकता है पूछ लिया एग्जाम में एमएमआर के बारे में। देखो एथिटोइड का मतलब बताया है यहाँ पर, और मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ अटेक्सिया क्या है ना, और एथिटोइड क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। ये एक प्रमस्तकीय पक्षाघात से प्रश्न बनाया गया है, प्रमस्तकीय पक्षाघात से प्रश्न बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनैच्छिक गति। एथिटोइड जो होता है वो एक प्रकार का अनैच्छिक गति होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, सीपी का जितने मैंने बताया है आपको प्रभावित क्या अंगों के आधार पर कौन कौन सी बीमारी होती है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बनाया जाता है, एक प्रश्न जरूर आएगा यहाँ से, है ना, इसे ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्ग्राफिया से संबंधित भी मैं बता चुका हूँ, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और तो ये तो बहुत ही ईजी है। क्रियाओं के साथ है, संख्याओं की लिखावट है कि शब्दों है, बताइए। डिसग्राफिया है ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखावट से ही संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिसग्राफिया ही, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इंचियन रणनीति क्या होती है। इंचियन रणनीति है एक, और ये कहाँ पर यूज होती है, ऑटिज्म में, सीखने में कि अधिकार में, बताइए। इंचियन रणनीति कहाँ पर यूज की जाती है, तो अधिकतर जो दास्ताविक बनाना होता है जहाँ पर, उसके बारे में हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये इंचियन
एक प्रकार का रणनीति है। अधिकार लोग इस जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं। तो दास्तविक बनाना, ठीक है, अधिकार को दास्तविक बनाना, यह कहलाता है इचियन रणनीति है। दास्तविक एक प्रकार के जहाँ पर आपने कोई चीज़ फॉर्मेट बना रहे हो या कोई रिकॉर्ड रख रहे हो, उसको बोलते हैं दस्तावेज से, ठीक है। दास्तविक दस्तावेज से ही अधिकारों को दास्तविक बनाना। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उत्पादन को बढ़ाया जाए, कि सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय अखंडता को, कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, कि सभी को। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए भाई? शिक्षा का लक्ष्य सभी होना चाहिए। यहाँ उत्पादन करना, सामाजिक और राष्ट्रीय अखंडता प्राप्त करना और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी तीव्र करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। यहाँ पे सभी के सभी सही माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान में सर्वोत्तम परिभाषा जो है शिक्षण का अध्ययन के द्वारा दी गई है। मतलब किसके द्वारा ये बताया गया है कि शिक्षण का अध्ययन जो है सर्वोत्तम शैक्षणिक मनोविज्ञान की परिभाषा है, शिक्षण का अध्ययन या शिक्षण और अध्ययन। तो सही जवाब इसका होना चाहिए आपका चार्ल्स ई स्किनर, ठीक है। तो याद रखिएगा चार्ल्स ई स्किनर होगा इसका, ठीक है। और कौन सी बुद्धिमत्ता परिकल्पना की बात हो रही है? हाइपोथेसिस की बात हो रही है, जहाँ पे सामान्य बुद्धिमत्ता जी और विशिष्ट बुद्धिमत्ता एस, यानी यहाँ पर बुद्धि से लिया गया है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्रश्न को अब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर स्पीयरमैन का दी कारक का सिद्धांत भी लिखा हुआ, अराजकता का सिद्धांत हुआ है, और गिलफोर्ड का तो नहीं होगा, और वर्णन की भी अनुक्रमिक सिद्धांत नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दी कारक सिद्धांत। मैंने अभी आप लोगों से इसके बारे में बताया कि रमेश और अंकित का 120 मापन का आईक्यू है, और रमेश का अंकित 2 वर्ष का छोटा है। यदि अंकित अगर 20 वर्ष का है तो रमेश का मानसिक आयु बताइए। तो मैंने आप लोगों को निकालने बताया है, तो ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर आईक्यू की जगह पे 120 लिख लीजिए आप, ठीक है, इज इक्वल कर लीजिए। हमें निकालना क्या है? मानसिक आयु। तो यहाँ पर यक्स मान लीजिए इसको, और इज इक्वल में आपको क्या करना है? यहाँ आपको कर लेना है 12, यही है ना। यदि अंकित का मूल्य 120/10, वो 10 कहाँ से आएगा? हाँ, तो रमेश का जो जो रमेश का अंकित वो है वर्ष है, वो 2 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब ये 10 हुआ। तो अब आप यहाँ से इसको अगर तो इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 वर्ष छोटा है ना, तो छोटा को करके हमें इसको लगाना था। सामान्य दृष्टि, देखो यहाँ पे सामान्य की बात हुई है ना, सामान्य दृष्टि तीक्ष्णता की बात हुई है। तो 20/20 के 20/200, सामान्य होगा। 20/20 इज द राइट आंसर आपका, यहाँ पर सामान्य हो जाएगा। यह आपका डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। और ये तो होता ही नहीं, ये भी होता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सामान्य का 20/20 हो जाएगा। नेत्र की कोशिकाओं में निम्न स्तर की दीप्तियों की प्रतिक्रिया देती है, कहलाती क्या है? जहाँ पे दीप्तियों की प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? राइट्स, कोन्स और रेटिनल कोशिका, और इसके बाद रात्रिचर खोजी, ठीक है। ये अभी मैंने आपको जल्दी ही बताया है इनके बारे में, है ना। इस प्रश्न के बारे में प्रश्न अच्छा भी है ये, और प्रश्न ये आपसे कह रहा है कि नेत्र की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को निम्न स्तर की दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती है। तो वो प्रतिक्रिया जो देती है वो कहलाती क्या है? तो वह एक प्रकार का राइट्स कहलाती है, राइट्स कहलाती है। यह आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट्स। और मैंने आपको जो लास्ट में बताया था यहाँ पर कि जो पीत बिंदु है, यहाँ से आपको इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था।
तो यही आपको देखना था, ठीक है। राइट्स, यहाँ पर मैंने आपको कोन के बारे में बताया था, एक मैंने आपको बताया था ब्लाइंड के बारे में, ठीक है, जहाँ पे पीत बिंदु के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा स्थित है किस, देखो अभी ये भी उसी से संबंधित है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया है, ग्लूकोमा के बारे में भी। तो ग्लूकोमा आँख के द्रव्य दाब सामान्य से ऊपर हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं ग्लूकोमा। जिसे आँख में द्रव्य दाब सामान्य से ऊपर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। रेटिना के आंतरिक और बाह्य परत को अलग कर दे, तो नहीं, आंतरिक को और बाह्य परत को रेटिना को अलग करे तो ये ग्लूकोमा नहीं होगा। लेंस के लेंस बादल जैसा ही अपारदर्शी हो जाता है, ऐसा गलत हो जाएगा। रेटिना के केंद्रीय भाग कार्य करना बंद कर दे, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही माना जाएगा, ठीक है। सीपी के बारे में बता चुका हूँ मैं कि सबसे पहली बार सीपी को पृथक करके चिकित्सकीय स्थिति के बारे में कौन अलग किया है, तो आपने नाम सुना होगा लिटिल का, डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में सबसे पहले इन्होंने अलग करके बताया था इसके बारे में, है ना, ऑप्शन नंबर बी। शब्द सीपी द्वारा यानी सेरेब्रल पॉलिसी द्वारा दिया गया और प्रसिद्ध है, मतलब बताइए जरा ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है और बहुत ही प्रसिद्ध है। सेरेब्रल पॉलिसी शब्द दिया गया है किसके द्वारा, वो व्यक्ति प्रसिद्ध है, बताइए जरा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए भाई, यही नाम आएगा आपका, सर विलियम आल्सर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ठीक है। ये आप, मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल ये यही है और सर विलियम जॉन आल्सर ये अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। अगर सीपी शब्द का चिकित्सक के क्षेत्र में तो ये हो जाएगा आपका लिटिल, विलियम जॉन लिटिल, और सर विलियम आल्सर जो हो जाएगा ये सीपी शब्द के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध व्यक्ति है सीपी शब्द का, ठीक है। तो आल्सर आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं अवशेष श्रव्यता से संदर्भित है, तो यहाँ पे देखिए श्रव्यता क्षति से पूर्व ध्वनि की स्मृति, विपुल के साथ श्रव्यता के क्षति के बाद बची हुई श्रव्यता, और श्रव्यता को विपुल के बिना केवल रहती है, और एक उच्च डेसिबल के स्तर पर ध्वनियाँ। अवशेष श्रव्यता मतलब हियरिंग से, डी उच्च डेसिबल की बात कर रहे हैं आप ध्वनियों की। अच्छा अच्छा, बी 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 विपुल के साथ श्रव्यता क्षति के बाद बची श्रव्यता, हाँ अवशेष श्रव्यता, बट वेरी गुड, ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हाँ बी सही माना जाएगा, विपुल। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा इसका। जो बच गया है उसी को बची सभ्यता के रूप में जानते हैं, जिसे अवशेष कहते हैं। और एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, श्रव्यता क्षति डैश हो सकती है, किससे हो सकती है श्रव्यता क्षति, किससे हो सकती है, डी, हाँ हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा इसका। पहला बधिर अंध व्यक्ति जिसने एक कॉलेज डिग्री ली, देखो पहला बधिर अंधता व्यक्ति जिसने एक कॉलेज डिग्री ली, हेलन केलर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शाबाश। हेलन केलर ने बधिर अंध व्यक्ति को लेकर बताया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ एक और प्रश्न देख लीजिए, एक अनुवांशिक रोग है जो कोशिकाओं को मृत्यु के कारण समय के साथ साथ धीरे धीरे रेटिना को क्षय कर देता है, वो अक्षर बधिर अंधता में योगदान देता है या करता है। तो इसके बारे में भी मैंने, देखो जो रेटिना है पिगमेंटोसा यही होता है, पिगमेंटोसा, रेटिना पिगमेंटोसा, ठीक है। तो यह एक अनुवांशिक रोग है जो कोशिकाओं को मृत्यु के कारण समय के साथ साथ धीरे धीरे रेटिना को क्षय कर देता है, और अक्सर बधिर अंधता, जो बधिर अंधता है जिसको आप बोलते हैं डेफ एंड ब्लाइंड कर बच्चे, तो उनके योगदान में यह एक अहम भूमिका हो जाती है इसकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है पिगमेंटोसा के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। बधिर अंधता एक डैश है, क्या तंत्रिका संबंधी विकार है, बहुसंवेदी विकार होगा कि मांसपेशीय विकार होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा बहुसंवेदी होगा, हाँ बहुसंवेदी विकार कहलाएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन है कि रणनीति नेटवर्क डैश में स्थित है, बताइए जरा ये क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दृश्य जो परिलिका है ये नहीं होगा, सम्मुख परिलिका हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, सम्मुख परिलिका हो जाएगी रणनीति नेटवर्क में स्थिति में। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी इज द राइट हो जाएगा कि रणनीति नेटवर्क में सम्मुख परिलिका में स्थित होती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से शिक्षण प्रणाली का वैज्ञानिक प्रगति का सहायता कौन करता है। देखिए प्रश्न अच्छा है कि शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति में सहायता करती है, कौन सी, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद की उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आदर्शवाद होना चाहिए, नहीं यथार्थवाद बताया इसमें यार, वैज्ञानिक का यथार्थवाद होना चाहिए। अच्छा हाँ शाबाश शाबाश, क्योंकि वैज्ञानिक चीज़ों पर है, वास्तविक चीज़ों पर रिलेट करता है, ये वास्तविक जो चीज़ें हैं उसी के बारे में रिलेट करता है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यथार्थवाद होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद ईश्वर को मानता है, ये आपको क्या बोले आदर्शवाद। ठीक है, प्रकृति यानी और मेटल जो मानता है वो प्रकृतिवाद मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर जो होगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब। ठीक है, बी सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है। शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना होता है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप बताना। यहाँ पे अरस्तु सही जवाब हो जाएगा आपका, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा कौन सी पाई जाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो पाई जाती है, क्या आप सरकारी, ये तो गलत हो जाएगा, ये प्राथमिक, ये औपचारिक हो जाएगा, गैर में ये निरौपचारिक, ओके, विश्वविद्यालय, ओके, हाँ इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यवहारिकता का संस्थापक कौन है, जेबी वाटसन होगा, कौन होगा, व्यवहारिकता का संस्थापक की जेबी वाटसन होगा कि विलियम जेम्स होगा, दोनों में से कोई एक नाम होना चाहिए। आप जरा मुझे बताइए। देखो व्यवहार का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, नहीं व्यवहारिकता के जो संस्थापक थे विलियम जेम्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा इसका। ठीक है, व्यवहारवाद का सिद्धांत विलियम जेबी वाटसन ने दिया है। ठीक है, व्यवहारिकता का संस्थापक जो माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। व्यवहारवाद के दर्शन जो है उसके पिता कौन माने जाते हैं, तो व्यवहारवाद के जो पिता माने जाते हैं, ये आपका जवाब सही माना जाएगा। फिर व्यवहारवाद के पिता में जेबी वाटसन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये, और ये बता रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा लक्षण नहीं होता है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, तो मैंने आपको अभी हाल ही में इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्व उद्दीपक व्यवहार होता है और वातावरण यहाँ पे वार्तालाप है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये भी है। और विशिष्ट वस्तुओं को अत्यधिक आकर्षण और अन्य मनस्तकता, ठीक है, ये एक प्रकार से विशेष वस्तुओं के प्रति बिहेवियर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सामाजिक व्यवहार को हम रिलेट कर पाएंगे, तो सामाजिक व्यवहार भी आता है ऑटिज्म में, लक्षण ये भी दिखा देता है। असामान्य वृद्धि शारीरिक विकास ये नहीं होता, असामान्य वृद्धि, और यहाँ मैं आपको बताऊँ उसके 3 ही लक्षण होते हैं, ये तीनों के तीनों याद रखें, तीनों लक्षण दिए हुए हैं, चौथा कोई लक्षण ही नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 85 का। ठीक है, एस्पर्जर, यहाँ पर एस्पर्जर्स रोग है, ये किसको परिभाषित करता है, तो देखिए एक ऑप्शन आपका है कि संज्ञानात्मक विकास का स्वयं सहायता कौशल में देरी होगा, तो क्या यह जो बिहेवियर है इसको प्रदर्शित कर देगा, नहीं, ये अस्पर्श रोग को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अस्पर्श रोग में अगर मैं बात करूँ तो सिजोफ्रेनिया के पूर्व निर्धारक कारक को ये भी नहीं, तो सामाजिक कारकों की क्षति जो संज्ञानात्मक विकास की बात करता है, ये बात यहाँ पर सत्य हो जाएगा। देखो सामाजिक संपर्क में भागीदारी, ये गलत हो जाएगा। जो अस्पर्श यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं एस्पर्जर्स की रोग की, तो वो एक प्रकार के सामाजिक संपर्क में क्षति और सामान्य संज्ञानात्मक विकास, यह आपका यहाँ पर परिभाषित करता है क्या, एस्पर्जर्स रोग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। DSM-4 के बारे में जानते होंगे आप लोग, इसने परिभाषा दिया था कि एक बालक को डैश की आयु के पूर्व स्वलीन के लक्षण प्रदर्शित करने के होती है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक बालक को 3 वर्ष की आयु, ठीक है, में पूर्व स्वलीन की
देखो अब यहाँ पे स्वलीनता की बात की है ना, ऑटिज्म की परिभाषा तो आप जानते हैं, मैंने पहले भी बता रखा था कि प्राथमिक स्तर मतलब जो होता है प्रथम 3 वर्षों में देखने को मिलता है। तो ये देखो आपका यही हो जाएगा, वो परिभाषा से एकदम ऑटिज्म की परिभाषा ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से, उसकी परिभाषा से। संचालक, यहाँ पर प्रश्न है, संचालक श्रव्यता हानि के कारक शामिल होते हैं संचालक में। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं? तो श्रव्यता नहर की रुकावट ये आपकी शामिल होगी, आंतरिक कर्ण नहीं, और श्रव्यता तंत्रिका की खराबी भी नहीं, और आंतरिक कर्ण और श्रव्य तंत्रिका दोनों खराबी ये भी नहीं। तो श्रव्यता नहर में रुकावटें, ठीक है। तो नहर का मतलब आप ये ना समझे, जैसे आपने अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जिसके माध्यम से ये पर्दे के पास जाती है आवाज़, इसको बोला जाता है नहर, ठीक है। श्रव्यता की नहर इसको बोला जाता है, ठीक है, इसी क्षेत्र को जो कान के पास जाती है, ठीक है ना। तो एक जो होता है अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्चिम भाग होता है। तो ये मध्य भाग में पाया जाता है श्रव्यता का नहर, ठीक है। एक शिक्षिका का संदेह कर सकती है कि विद्यार्थी की श्रव्यता क्षति यदि है तो विद्यार्थी सामाजिक अध्ययनों के दौरान ध्यान नहीं दे रहा होता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा में शिक्षिका के सामने निकट बैठती है, तो ऐसा भी नहीं। बार बार दोहराए जाने पर निर्देश पूछती है, तो यह एक शिक्षिका का संदेह कर सकती है कि उसकी विद्यार्थी में श्रव्यता क्षति है, और जब वह बार बार दोहराए जाने पर निर्देश पूछता है या पूछती है, ऐसी कंडीशन करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, इसका सही जवाब है ना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता का न्यूनतम डिग्री कितना होना चाहिए? 40%। यहाँ पर भी सही हो जाएगा। हाँ, 30 को क्या बोलते हैं? हाँ, बेंचमार्क। हाँ, हम्म, हाँ हाँ, हम्म। सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार होता है क्या? बताइए जरा, सर्व शिक्षा अभियान का, सॉरी यहाँ तो मैंने बोल ही दिया उसको, है ना, प्रश्न को ही बोल दिया आप लोगों को मैंने, है ना। चलो ठीक है, इसका एसएससी का पूरा विस्तार है सर्व शिक्षा अभियान, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 का है, देखिए यहाँ पर कि 25 जनवरी 2005 को एनसीटीई और आरसीआई के बीच में समझौता व्याकरण जो हुआ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य करना लक्षित हो रहा है। तो ज़रा मुझे बताइए किन किन चीज़ों पर लक्षित हो रहा है। तो देखिए, विकलांगता का विशिष्ट जो विशेषज्ञता होती है, उसके साथ शिक्षा तैयारी कोर्स करने के लिए न्यूनतम मानक विकसित। हाँ, यही सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद की बात हुई है, और ये बात कर रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 21 का ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रकृतिवाद शिक्षा का दर्शन है, डैश का विकसित हुआ प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद जो विकसित हुआ था वो हुआ था कब? नहीं, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, 19वीं शताब्दी में। एक सामान्य मनुष्य की दृश्यता का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 180 होगा, 360 कितना? 180 डिग्री दे सकता है। और मैंने अभी हाल ही में इसके बारे में बताया भी है लोगों से। आरसीआई अधिनियम, हाँ, आरसीआई जो अधिनियम है 1992 के अनुसार दृष्टिबाधिता कितनी मानी है? आरसीआई के अकॉर्डिंग आरसीआई क्या मानता है? देखो, प्रकाश की पूर्ण पुनः स्थिति, ठीक है, और आँख में ये तो है ही है सेनेलन, सभी हो जाएंगे, सारे सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आरसीआई ये सभी मानता है, ठीक है। ये एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को आरसीआई मानता है, ये अपनी परिभाषित बोलता है, परिभाषा करता है, ठीक है। सेनेलर चार्ट के बारे में विकसित किसने किया भाई? सेनेलर चार्ट का जो है विकसित किसने किया? हर्बर्ट सेनेलन, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ, उसके नाम से भी जा सकते थे। वेरी गुड। सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा कौन सी हो सकती है? सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा कौन सी हो सकती है? वृत्तिक चिकित्सा नहीं कहलाती है, आपकी गलत हो जाएगी ये वृत्तिक चिकित्सा। आगे हम बात कर लेते हैं। संगीत चिकित्सा,
अच्छा सीपी सारी चीज़ का हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी, डी सारी चीज़ का हो जाएगी। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, क्या है? देखने में, सुनने में, चलने में, ध्यान देने में। तो चलने में होना चाहिए कि ध्यान देने में? चलने में, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉलिसी क्या होती है भाई? पॉलिसी के नष्ट होने पर क्या होता है? ये लास्ट प्रश्न है, ये इसी को बोला जाता है आधार नाड़ी ग्रंथि, आधार नाड़ी ग्रंथि बोला जाता है डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे आप लोग आपके। और अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को, आपको ना इसके नीचे आंसर भी है, ठीक है ना। 101 से मैंने यहाँ पर सारे प्रश्न लिए हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, उसमें एक बार ज़रूर देख लेना आप। ये पेपर थे 2018, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है।